मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक को कवर किया था और ये लेक्चर यानी कि प्लांक्स लॉ ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लेक्चर को लिंक करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक में हमने दो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और उनके मैथमेटिकल फार्मूलाज को डिस्कस किया था, जिसमें से एक साइंटिस्ट वाइन्स थे और दूसरे साइंटिस्ट रिलाई जेन्स थे। इन दोनों के फार्मूलाज को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जब मैच किया गया तो वाइन्स का जो फार्मूला था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की शॉर्ट वेव लेंथ के ऊपर पूरा उतर रहा था, जबकि ब्रॉडर वेव लेंथ के ऊपर वही फार्मूला अपने रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सका। इसके बाद रिलाई जेन्स ने जो ब्रॉडर वेव लेंथ थी उसके ऊपर अपना फार्मूला बनाया और उसके फार्मूले के तहत जो ब्रॉडर वेव लेंथ थी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट थे उनके ऊपर वो पूरी उतर रही थी, लेकिन साथ साथ वो शॉर्ट वेव लेंथ के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिज़ल्ट दे रही थी। तो जब इन रिज़ल्ट्स को स्टीफन बोल्ट्जमैन ने कंपेयर किया एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स के ऊपर, तो इनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स पैदा हुए। वो फॉल्ट्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा उन फॉल्ट्स को दूर किया था मैक्स प्लांक ने। हम मैक्स प्लांक के फार्मूले को डिस्कस करेंगे जो कि ब्लैक बॉडी की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर था, और इसमें हम वाइन्स और रिलाई जेन्स के फार्मूले को काउंटर करना भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं ये लेक्चर। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसको हम 4th पावर लॉ भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इस लॉ में रेडिएंट एनर्जी यानी कि रेडिएशंस की जो एनर्जी थी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा था टेम्परेचर के, और ना सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के कहा बल्कि टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा। इस एक्सप्रेशन में आपको ये बात पता चल रही है। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करना चाहें तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। वो कांस्टेंट सिग्मा था और सिग्मा की जो वैल्यू थी वो 5.67 क्रॉस 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4 थी। ये वैल्यू आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने वाइन्स के और रिलाई जेन्स के फार्मूले को स्टडी किया और ये दोनों लॉज फेल तस्वुर हुए, और उसने ये प्रूव किया कि ये दोनों लॉ फेल हैं और इनको फर्दर आगे ना चलाया जाए। हुआ ये कि वाइन्स के फार्मूले में अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की भी बात करें तो अगर हम टेम्परेचर इन्फिनिटी करते हैं तो हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिनिट मिलती है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दें, नतीजतन एनर्जी को भी इनफाइनाइट होना चाहिए था उसके लॉ के, उसके फार्मूले के तहत, बट यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा था रिजल्ट्स में। एक तो ये फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से वाइन्स का फार्मूला ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए नॉट वैलिड हुआ। दूसरा, रिलाई जेन्स के फार्मूले में जो कि ब्रॉडर वेवलेंथ के ऊपर था उसमें भी यही मामला पेश आया कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं या टेम्परेचर को हम इनफाइनाइट कर देते हैं तो रेडिएंट एनर्जी फिर भी कुछ ना कुछ आ रही होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है उस फार्मूले के तहत, जो कि आपको यहाँ इस स्लाइड में नज़र आ रहा है। इन दोनों फॉल्ट्स को फिर दूर किया मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमेजिन किया कि इसके अंदर जो रेडिएशन इसकी वॉल्स के अंदर जज्ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, असल में वो लीनियरली
ऑसिलेट करती हैं, यानी कि वो लीनियर ऑसिलेट करती हैं। लीनियर ऑसिलेशन में उस वेव पैकेट के अंदर जितनी एनर्जी होती है वो उस वॉल के अंदर, जो ब्लैक बॉडी की वॉल होती है, उसके अंदर जज्ब हो जाती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए उसने मैथमेटिकल रिलेशन बनाया जिसको हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ मैक्स प्लैंक लॉ ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसकी डेरिवेशन में कुछ एजम्पशंस थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि पिछले टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। अगर आप पिछले टॉपिक्स को स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ से आगे आसानी से समझ आएगा। लेट अस कैलकुलेट द मीन एनर्जी ऑफ दीज ऑसिलेशन। इससे पहले हमने देखा कि अगर हम अजम्प करें एक ऑसिलेशन जो कि इस सर्कल में आपको नज़र आ रहा है, तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो पूरी बॉडी में बहुत सारे लीनियर ऑसिलेशन के पैकेट होंगे, उनकी जो मीन एनर्जी होगी वो कितनी होगी। एक के ऊपर तो लॉ वैलिड हो गया, लेकिन क्या ये लॉ, ये इमेजिनेशन पूरी ब्लैक बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल होती है या नहीं, इसके ऊपर फिर ये मैथमेटिकल फॉर्म बनाई गई। तो शुरू करते हैं इस मैथमेटिकल फॉर्म को। लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दीज ऑसिलेटर्स। लेट n0, n1, n2 up to infinity nr be the number of oscillation having energy 0, e, 2e up to re etc. यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये जो e की तरह आपको परमिटिविटी नज़र आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एलिमेंट्री क्वांटम नंबर को। हम इसे एलिमेंट्री क्वांटम कहेंगे। n इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस अप टू n infinity और nr. If E is equal to total energy of all these oscillators, then E is equal to 0 plus E n1 plus 2E n2 plus up to so on infinity. और फिर इसके बाद अगर हम एलिमेंट्री क्वांटम नंबर को कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में n1, 2n2 और ये अप टू इन्फिनिटी तक का रिलेशन बचता है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स फार्मूला, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेजोनेटर पोजेस एनर्जी E इज गिवन बाय दिस अमाउंट। अगर हम मैक्सवेल के फार्मूले को फॉलो करें तो वहाँ पर ये जो हमने क्वांटम एलिमेंट्री क्वांटम नंबर रखा था उसकी वैल्यू ये बताई गई है। तो हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, और आगे इसका और अमल दखल भी आएगा, उसको भी हम देखते हैं। एन आर इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस आर ई ओवर के टी। ये हमारे पास इन्फिनिटी का जो नंबर था उसकी वैल्यू आई। तो इसके तहत हमने n1, n2, n3 और अप टू सो ऑन इन तमाम की वैल्यूज़ इस शक्ल में पावर में अरेंज कर दी। उसके बाद हम इन तमाम वैल्यूज़ को अगर ऐड करें तो हमारे पास ये रिलेशन आता है n इज़ इक्वल टू n0, n1, n2 प्लस अप टू nr। दिस इज़ इन्फिनिटी, nr इज़ इन्फिनिटी। उसके बाद n0 और उसकी वैल्यू जो है ये हम पावर में लगाते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो हमने n1, n2, n3 की निकाली हुई थी। इन सब को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और हमारे पास ये रिलेशन आता है। इस रिलेशन में हम n0 को बाहर निकालते हैं और बाकी जगहों पर हमारे पास ये रिलेशन, ये ब्रैकेट बचती है। इस ब्रैकेट में 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस ई ओवर के टी प्लस ई माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2e ओवर के टी। मैं जो ई कह रहा हूँ ये एलिमेंट्री क्वांटम नंबर है, नोट दैट। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस ब्रैकेट के अंदर गौर से देखें, अगर हम इसको 1
और इसको x कहते हैं और इसकी पावर को n कहते हैं, तो हमारे पास ये बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर ये फार्मूला कुछ इस शक्ल में बनता हुआ नज़र आता है। तो हम इस ब्रैकेट को, इस फार्मूले को इस शक्ल में लिखेंगे और फिर इसकी पावर में जब माइनस है तो फिर हम उसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये फार्मूला आपको ये शक्ल देगा। तो हमने इस फार्मूले को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट की और इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास ये फार्मूला आया। यहाँ पर हमने e⁻e/kt, इसको मैं दोबारा कह देता हूँ, एक्सपोनेंट e⁻e/kt, ये इक्वल हमने रखना है y के। अगर हम ये इसको y के इक्वल रखते हैं तो फिर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है वहाँ हम y प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 वाला ये फार्मूला आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगेन टोटल एनर्जी E of the oscillator N0, N1, N2 up to Nr is given by this। ये हमारे पास वही लाइन है जो हमने पीछे डिस्कस की थी। इसमें ये एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हमने N की वैल्यू यहाँ पर प्लेस की, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी यहाँ पे, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में देखें हमारे पास जो वैल्यू थी N0 वो कॉमन आ रही है, तो हमने N0 को कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे इस मेथड के थ्रू। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास सम ऑफ ऑल द सीरीज़ है ये वाली, तो हमने एक्सपोनेंट वाली जितनी वैल्यूज़ थी उनको हमने इस शक्ल में s की शक्ल में लिखा, s इक्वल टू दिस s इक्वल टू दीज ऑल वैल्यूज़। फिर उसके बाद हमने पुट किया y को इस एक्सपोनेंट की जगह, जो कि हमने पहले भी पुट किया था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये s ys बन गया और यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर वाली ये इस शक्ल में आ गई। इसके बाद हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, s को आप पहले रखेंगे और ys वाली वैल्यू को बाद में रखेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है, हम इसमें कॉमन रेशो निकालेंगे, nth टर्म लेंगे, फर्स्ट वैल्यू टर्म लेंगे, तो हमारे पास रीअरेंज करने के बाद ये ऊपर वाली सीरीज़ कुछ इस शक्ल में आ जाती है। इस शक्ल में हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आएगी y की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद। जब हम y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो फिर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में ये जो ब्रैकेट थी इस जगह पे हम ये वाली वैल्यू प्लेस करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करने के बाद इस तरह लिखेंगे और फिर ये फर्दर इस तरह आएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने सॉल्व की थी एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी डेंसिटी। उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं मीन एनर्जी की फॉर्म में। इसमें हम यहाँ पर करेंगे ये कि दोनों तरफ n से हम डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को। यहाँ वाली वैल्यू को भी n से डिवाइड करेंगे और यहाँ वाली वैल्यू को भी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में हम n को डिवाइड करेंगे। n को डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल या मीन एनर्जी मिल जाएगी, मीन एनर्जी मिलेगी। और हम दूसरी तरफ n की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आई थी वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे
और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। इक्वेशन 1 में जो हमारे पास n की वैल्यू थी वो n नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की। उसके बाद इसको फर्दर हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में y को न्यूमरेटर से ख़त्म करने के लिए y को न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी y को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों जगह y को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा। उसके बाद y को हमने कहा था कि ये एक्सपोनेंट पावर माइनस e ओवर kt है। अगर हम इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखने की वजह यही थी कि हमें आगे इसका कोई ना कोई अमल दखल करना है। नेगेटिव साइन जो है उसको हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रिमूव करें पावर से। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू थी मीन एनर्जी वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटर ऑफ द ब्लैक बॉडी। अब हमारे पास पूरी बॉडी का डेटा आ गया कि मैक्स प्लांक ने जो बात की थी एक सिंगल लीनियर ऑसिलेटर को लेकर, वो अगर पूरी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई की जाए तो वो दुरुस्त साबित होती है। इस फार्मूले को हम इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे आगे। तो उसके लिए हम इस लाइन को पढ़ते हैं। व्हेन दिस एनर्जी पर ऑसिलेटर इज मल्टीप्लाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेजोनेटिंग मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी v पर यूनिट वॉल्यूम इन द कैविटी द एनर्जी डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड। इस फिक्रे में आपको समझ आ गई कि हम अगर मल्टीप्लाई करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को तो हमें कैविटी के अंदर की एनर्जी मिलेगी इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ मोड वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम लाइंग विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज v and v plus dv is given by this value 8 pi v square over c cube। इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे आगे। Hence the expression for the energy density inside the enclosure becomes, हमारे पास ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। हुआ ये कि हमने दोनों तरफ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया यहाँ इस एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन में जब हम इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक डिव यानी कि डी वी दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू इस तरह आएगी। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोल देता हूँ आपके लिए। ये वैल्यू आपने डी वी को दोनों तरफ अप्लाई कर देना है, और क्योंकि ये मीन एनर्जी थी हमने इसको इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देना है। तो इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी और डी वी के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे इस अमाउंट के साथ लिखा। उसके बाद हम इसको, ये जो हमारे पास एलिमेंट्री क्वांटम नंबर था, इसको हम रिप्लेस करेंगे एच वी से, वेयर एच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस शक्ल में आ जाएगा आफ्टर रिप्लेसिंग ई इक्वल टू एच वी। इसके बाद हमने क्या करना है, इन टर्म ऑफ लैम्डा, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी का मामला ख़त्म हो गया, यानी कि हमने इस मीन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, वो यहाँ तक आएगी। इसके बाद आगे इसी फार्मूले को हमने पढ़ना है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। उसके लिए हम 9th क्लास में और उससे प्रीवियस क्लासेस में हम ये एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, और इसको अगर हम क्यूब करें, स्क्वायर करें, जितना भी हम आगे लेके चलें तो हमारे पास जो भी एक एक्सप्रेशन आएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। इसको हम रिप्लेस करेंगे वापस इस वाली वैल्यू में, ये जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाई है।
इस वैल्यू में हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। इस रिज़ल्ट को फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंड इक्वेशन है वो ये आएगी। अब इस इक्वेशन में कहा क्या जा रहा है, दिस इज़ प्लैंक्स लॉ, दिस गिव्स द एनर्जी डेंसिटी फॉर वेव लेंथ, यानी कि ये हमने वेव लेंथ की डेंसिटी फाइंड की है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ब्लैक बॉडी में जब मटेरियल रेडिएशन का एब्जॉर्ब होना शुरू होगा तो हम उसको डेंसिटी की मद में वापस निकालेंगे, यानी कि उसकी अमाउंट को हम डेंसिटी की फॉर्म में लेके आगे चलेंगे। इसलिए हमें डेंसिटी फाइंड करना बहुत ज़रूरी था। डेंसिटी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, दिस फार्मूला फिट्स द एक्सपेरिमेंटल कर्व वेरी वेल एंड सो दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला। अब ये करेक्ट कैसे हुआ, इस ग्राफ में आपको ये फार्मूला करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये वाला कलर इंडिकेट कर दें कि ये हमारे पास रेडिएशन की इंटेंसिटी है, और ये वाला कलर आप इंडिकेट कर दें कि ये हमारे पास टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, टेम्परेचर है, और वेवलेंथ हमारे पास एज इट इज़ इस फॉर्म में यहाँ पर आएगी। तो आप इस ग्राफ में गौर से देखें कि दोनों कलर तकरीबन मैच कर रहे हैं आपस में। ये थोड़ा सा हल्का सा ये आपको कलर बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इंतहाई करीब तरीन रिलेशन था एक्सपेरिमेंटल कर्व के ऊपर। इस एक रिलेशन से मैक्स प्लैंक के मैथमेटिकल फार्मूले के इन्वेंट करने के रिलेशन से आप ब्लैक बॉडी की शॉर्ट वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन पावर और ब्रॉड वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन पावर को निकाल सकते हैं। आपको वो अमाउंट मालूम हो जाएगी जिसके ज़रिए हम ब्लैक बॉडी का पूरा डेटा निकाल लेंगे, और अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकता है या व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।